हम लोग पढ़ रहे हैं इंडियन पॉलिटी, और इंडियन पॉलिटी में आज हम पढ़ेंगे सरकार के अधिकार, दायित्व और संपत्ति के बारे में, यानी कि राइट्स, लाइबिलिटीज़ एंड प्रॉपर्टी ऑफ गवर्नमेंट। उसको पढ़ने से पहले हम 3-4 वर्ड हैं उनके अर्थ को समझ लेते हैं, क्योंकि वो हमारे सामने बार बार आएंगे और कॉन्सेप्ट क्लैरिटी के लिए और चीज़ों को अच्छे से समझने के लिए हमारा उनको जानना ज़रूरी है। सबसे पहला वर्ड है कॉन्ट्रैक्ट। हिंदी में इसको बोलते हैं संविदा या अनुबंध। कॉन्ट्रैक्ट जो है वो दो या दो से ज़्यादा पार्टीज़ के बीच में एक एग्रीमेंट है, एक समझौता है, और इस समझौते को कानून के द्वारा मान्यता प्राप्त होती है, यानी कि ये लॉ के द्वारा वैलिडेट होता है। इंग्लिश में कहें तो एग्रीमेंट बिटवीन 2 और मोर पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड बाय द लॉ। जो कॉन्ट्रैक्ट है वो आम सहमति से बनता है, म्यूचुअल असेंट से बनता है, इसमें लीगल वेट होता है, यानी कि कोई भी पार्टी अगर समझौते की या कॉन्ट्रैक्ट की शर्त का उल्लंघन या वायलेशन करती है तो कानून के तहत उसको दंड दिया जा सकता है। इसके साथ ही कॉन्ट्रैक्ट में जो भी पार्टी होती हैं उसमें हर पार्टी के पास कुछ अधिकार होते हैं, और उन अधिकारों के बदले में कुछ ड्यूटी या कुछ दायित्व उनके होते हैं जो उनको फुलफिल करने हैं, जिसका पालन उनको करना होता है। इसको एग्जाम्पल से समझ सकते हैं कि मान लीजिए आप एक व्यापारी हैं और मान लीजिए आप एक किसान हैं और आपने एक व्यापारी से समझौता किया है कि आप उसको 100 क्विंटल गेहूँ 30 मार्च तक दे देंगे। बदले में व्यापारी आपको प्रॉमिस करता है कि वो 15 अप्रैल तक, यानी कि 15 दिन के अंदर गेहूँ मिलने के बाद वो आपकी जो भी गेहूँ है उसका पैसा आपको भुगतान कर देगा। तो आपका राइट, आपका अधिकार ये है कि गेहूँ भुगतान करने के 15 दिन के अंदर आप उससे पैसों की डिमांड कर सकते हैं, वो आपको पैसे दे, ऐसा आपका अधिकार है। दूसरा, आपका ड्यूटी या आपके दायित्व ये बनता है कि आप 30 मार्च तक किसी भी स्थिति में उसको 100 क्विंटल गेहूँ दे देंगे। तो ये हुआ आपका कॉन्ट्रैक्ट के बारे में। दूसरा है आपका ओब्लिगेशन। ओब्लिगेशन का हिंदी में अर्थ होता है बाध्यता, और इसको अगर हम समझे तो ओब्लिगेशन जो है एक कानूनी कर्तव्य है या आपके ऊपर एक मजबूरी है आपकी, या जो एक निर्देश है, जो कानूनी रूप से आपका एक ड्यूटी बनती है कि किस तरीके से आपको किसी काम को करना है, या किस काम को करना है या किस काम को आपको नहीं करना है, जो ये बताता है। और अगर आप अपने इस ओब्लिगेशन का, इस लीगल ड्यूटी को फॉलो नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। इंग्लिश में कहें तो इट्स ए लीगल ड्यूटी टू परफॉर्म और रिफ्रेन टू परफॉर्म इन सर्टेन वे, और अगर आप इसका उल्लंघन करेंगे तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जैसा कॉन्ट्रैक्ट के केस में एग्जाम्पल में हमने देखा कि आप अगर 30 मार्च तक उस व्यापारी को 100 क्विंटल गेहूं की डिलीवरी नहीं करते हैं तो आपके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता है। या और एग्जाम्पल से समझे, आप कार से कहीं जा रहे हैं और रोड के ऊपर लिखा है कि शराब पी के गाड़ी ना चलाएं, तो ये आपकी कानूनी बाध्यता है, ये आपकी लीगल ड्यूटी है कि आप शराब पी के गाड़ी ना चलाएं। और अगर आप उसका उल्लंघन करते हैं, यानी कि अगर आप गाड़ी चलाते हैं शराब पी के, तो आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। तीसरा शब्द है लायबिलिटी, जिसका हिंदी में अर्थ होता है दायित्व। जो हमने अभी ओब्लिगेशन पढ़ा, जो कानूनी कर्तव्य हमारे बनते हैं। अगर कोई व्यक्ति कानूनी कर्तव्यों का पालन नहीं करता है, या कानूनी कर्तव्यों का पालन करने में कोई व्यक्ति असफल या फेल हो गया, तो उसके असफल होने के पश्चात जो परिणाम सामने आएंगे उसको लायबिलिटी बोलते हैं, यानी कि इट इज कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ फेलियर ऑफ ओब्लिगेशन। एग्जाम्पल से ये बेहतर समझ में आएगा। हम लोग उसी ड्रिंक एंड ड्राइव की बात करते हैं। आपकी ओब्लिगेशन ये है कि आप शराब पी के गाड़ी नहीं चलाएंगे, लेकिन आपने उस ओब्लिगेशन का पालन नहीं किया, आप पकड़े गए। पकड़े जाने पे पुलिस अधिकारी ने आपको 10,000 रुपये का चालान किया है, 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया, या आपका ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड कर दिया। तो वो जो कॉन्सिक्वेंसेज निकल के आए हैं, 10,000 रुपये जुर्माना या ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड, वो आपकी लायबिलिटी है, वो आपका दायित्व बनता है कि आप अपनी ओब्लिगेशन को, जो आपकी बाध्यताएं थी, आप उसको फुलफिल नहीं कर पाए। अब बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ के बारे में, किस तरीके से केंद्र और राज्य की प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है, या किस किस तरीके से इनके पास प्रॉपर्टी आ सकती है। सबसे पहला है सक्सेशन, यानी कि उससे पहले बात करते हैं कि जो प्रॉपर्टी और लाइबिलिटी और राइट्स है सरकार के, ये संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 294 से 300 तक इनका वर्णन है। सबसे पहला प्रॉपर्टी देखते हैं कि किस किस तरीके से प्रॉपर्टी केंद्र और राज्य सरकार के पास आ सकती है। इनमें सबसे पहला तरीका है सक्सेशन का, यानी कि उत्तराधिकार। जिस तरीके से एक पिता की मृत्यु के बाद उसकी प्रॉपर्टी जो है ऑटोमेटिकली उसके पुत्र को मिल जाती है, यानी कि बशर्ते कि उसने जो है विल किसी और के नाम ना की हो या प्रॉपर्टी को बेचा ना हो, तो ये उत्तराधिकार है। तो भारत का जो राज्य है, भारत का संघ है, वो किसका उत्तराधिकारी है? भारत का संघ ब्रिटिश डोमिनियन का, यानी कि जो
अंग्रेजों का उत्तराधिकारी है। भारत से हमारे स्वतंत्र होने से पहले अंग्रेज यहाँ पे राज करते थे। तो सक्सेशन का रूल ये बोलता है कि संविधान लागू होने से पहले, यानी कि 26 जनवरी 1950 से पहले, जो भी प्रॉपर्टी और एसेट, एसेट का अर्थ है कि कोई भी चीज़ जिसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो, आर्थिक महत्व हो, जिसकी कीमत हो और भविष्य में जो हमको कोई आर्थिक लाभ दे सके या इकोनॉमिक गेन करने में हमारी मदद कर सके, उसको एसेट बोलते हैं। तो सक्सेशन बोलता है कि संविधान लागू होने से पहले जो भी प्रॉपर्टी और एसेट भारत के डोमिनियन में थी, यानी कि भारतीय अधिराज्य में थी, अब वो प्रॉपर्टी और एसेट जो है केंद्र सरकार या राज्य सरकार के अधिकार क्षेत्र में आ जाएंगी। और प्रॉपर्टी और एसेट के अलावा इन प्रॉपर्टी और एसेट से जुड़े हुए जो भी राइट यानी कि अधिकार थे, लायबिलिटी और ओब्लिगेशन थी, वो भी अब भारत सरकार या राज्य सरकार के पास आ जाएंगी। अब हम लोग इंडियन डोमिनियन को समझते हैं, भारतीय अधिराज्य। 15 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हुआ और भारत दो भागों में बंट गया। एक बना डोमिनियन ऑफ पाकिस्तान, एक बना डोमिनियन ऑफ इंडिया। डोमिनियन ऑफ इंडिया के अंदर 3 तरीके की जो राज्य शामिल थे। सबसे पहला तो था कि ब्रिटिश प्रांत, ब्रिटिश प्रोविंसेस। अंग्रेजों ने अपने प्रशासनिक सुविधा और स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जनता के दबाव की वजह से कुछ प्रांत बनाए थे, जिसमें पंजाब, यूनाइटेड प्रोविंस यानी कि संयुक्त प्रांत जिसको उत्तर प्रदेश बोलते हैं, मध्य प्रांत जिसको मध्य प्रदेश बोलते हैं, बंगाल, बिहार, मद्रास और बॉम्बे जैसे प्रांत थे। एक तो ये प्रांत हो गए। दूसरा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे, जिन्हें आज के यूनियन टेरिटरी बोलते हैं, जिसमें अंडमान निकोबार और कुछ अन्य राज्य शामिल थे, नंबर 2। और तीसरा जो है इसके अंदर भारतीय प्रिंसली स्टेट थी, यानी कि भारतीय राजा जो अंग्रेजों की कृपा की दृष्टि से अपने राज्य को बचाए हुए थे। इसमें जैसे कि पटियाला, नाभा, जींद, कपूरथला, उदयपुर, जोधपुर जैसे रियासतों के राजा थे। तो डोमिनियन ऑफ स्टेटस के अंदर ये तीनों आ गए, यानी कि ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत, दूसरा चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस और तीसरा जो है हमारे प्रिंसली स्टेट यानी कि भारतीय राज्य, जो भारतीय राजा थे उसके अधीन वाले क्षेत्र आ गए। दूसरा तरीका जिसके थ्रू केंद्र और राज्य सरकार प्रॉपर्टी गेन कर सकती है, इसमें 3 भाग आते हैं, एस्चीट, लैप्स और बोना वैकेंशिया। इन तीनों तरीकों के अंदर एक चीज़ कॉमन है कि वो प्रॉपर्टी जिसका कोई भी लीगल ईयर नहीं है, यानी कि वैधानिक स्वामी नहीं है, वो सब केंद्र या राज्य सरकार में चली जाएगी। हम लोग एक एक करके देखते हैं। सबसे पहला है इसमें एस्चीट, जिसको हिंदी में कहा जाता है राजगामी। एस्चीट प्रिंसिपल के अनुसार जब भी किसी प्रॉपर्टी का मालिक, उसकी मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात ना तो उसका कोई हीयर यानी कि ना तो कोई उसका उत्तराधिकारी है और ना ही उस व्यक्ति ने मरने से पहले कोई विल या वसीयत की थी। विल या वसीयत ना करने की स्थिति को इन स्टेसी या इन स्टेट बोलते हैं। तो वो प्रॉपर्टी राजा के पास चली जाती है। हमारे यहाँ राजा है नहीं, तो वो प्रॉपर्टी जो है वो केंद्र या राज्य सरकार के पास चली जाएगी। तो आर्टिकल 296 ये बोलता है एस्चीट के बारे में या राजगामी के बारे में कि भारत के अंदर जो भी प्रॉपर्टी इंग्लैंड के राजा की हो या भारतीय जो प्रांत है उसमें जो राजा रजवाड़े थे, इनमें से किसी की मृत्यु हो जाती है और मृत्यु के पश्चात ना तो उसका कोई उत्तराधिकारी है, लीगल ईयर नहीं बचता है, और ना ही उस व्यक्ति ने वसीयत की थी, तो वो प्रॉपर्टी केंद्र या राज्य सरकार के पास चली जाएगी। दूसरा तरीका जो है वो है लैप्स का। ये भी आर्टिकल 296 में ही है। 296 में लैप्स के बारे में वो हम सब ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो डलहौजी का था, डलहौजी के व्यक्तिगत के सिद्धांत के बारे में पढ़ा होगा। हम लोग उसके सिद्धांत को दोबारा देखते हैं ताकि हमारे इसको अच्छे से समझ सकें लैप्स को। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के अकॉर्डिंग डलहौजी ये बोलता था कि भारत का राजा कोई भी जिसका खुद का बेटा नहीं है, यानी कि जिसका कोई पुत्र नहीं है, उसके राज्य को अंग्रेज सरकार अपने राज्य में मिला लेगी, यानी कि उसे अपने जो गोद लिया हुआ पुत्र है उसको उसका असली पुत्र नहीं माना जाएगा। तो ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था। तो इसके अंदर हम देखते हैं कि डलहौजी ने एक कंडीशन लगाई थी कि जिसका खुद का बेटा नहीं होगा और पुत्र या बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं होगा, तो वो उसका जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी पे से उसका अधिकार समाप्त हो जाएगा और उसके बाद वो प्रॉपर्टी हो जाएगी ब्रिटिश की। तो लैप्स का सिद्धांत जो है वो ये बोलता है कि टर्मिनेशन, फेलियर और एक्सपायरेशन ऑफ राइट और प्रिविलेजेस ड्यू टू नॉन फुलफिलमेंट ऑफ कंडीशन, यानी कि किसी संपत्ति के ऊपर से किसी व्यक्ति के अधिकार या विशेषाधिकार का समाप्त हो जाना। और वो क्यों समाप्त हो जाता है कि उसने कुछ कंडीशंस को, यानी कि कुछ
जो शर्तें थी उसने उसको पूरा नहीं किया। ये चीज़ें आज भी प्रयोग में हैं। जैसे कि इंडियन पेटेंट एक्ट है, वो ये बोलता है कि अगर किसी कंपनी ने किसी चीज़ के लिए पेटेंट करवाया है और उस पेटेंट को करवाने के बाद उसने 5 साल या 10 साल के लिए उस पेटेंट का यूज़ नहीं किया, यानी कि उस पर कोई एक्शन या कोई कार्य उससे नहीं लिया है, तो सरकार जो है लैप्स का सिद्धांत लगाते हुए उस पेटेंट को अपने अधिकार में ले सकती है और वो पेटेंट किसी और को अलॉट कर सकती है। या फिर कोई भी बिल जिसको मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एमपी जो है वो संसद में रखते हैं, और वो बिल कानून तभी बनता है जब उस पर दोनों सदन उसको पास करें और राष्ट्रपति उसके ऊपर सिग्नेचर करें। अगर कोई बिल लोकसभा में गया और उसके ऊपर जो है लोकसभा ने उसको पास नहीं किया, या लोकसभा और राज्यसभा ने पास किया, राष्ट्रपति ने उसको अनुमति नहीं दी, तो उस बिल के बारे में कहा जाएगा कि ये बिल लैप्स हो गया है, यानी कि उसके जो टर्मिनेशन है वो बिल टर्मिनेट हो गया है क्योंकि उसने कुछ कंडीशंस को फुलफिल नहीं किया। तो ये लैप्स था। उसके बाद तीसरा तरीका जो है जिसके थ्रू प्रॉपर्टी गेन होती है अनुच्छेद 296 के तहत, वो है बोना वैकेंसिया। बोना वैकेंसिया एक लैटिन वर्ड है जिसका अर्थ है वेकेंट गुड्स, यानी कि वो वस्तुएं जो खाली पड़ी हैं, यानी कि जिसके ऊपर किसी का क्लेम नहीं है। 15 अगस्त 1947 के बाद, या फिर बात करें 26 जनवरी 1950 तक, जो भी प्रॉपर्टी इंडिया के अंदर थी और जिन प्रॉपर्टी के ऊपर किसी भी व्यक्ति ने क्लेम नहीं किया था, यानी कि बिना ओनर के जो प्रॉपर्टी थी, वो सब भारत सरकार यानी कि केंद्र या राज्य सरकार के पास चली गई। बोना वैकेंसिया के अंदर जो है वो प्रॉपर्टी भी शामिल है, जैसे कोई ट्रस्ट है, जैसे हम लोग देखते हैं कोई चैरिटेबल ट्रस्ट है, कोई हेल्थ का है, या कोई ट्रस्ट बनाया हुआ है, अगर वो ट्रस्ट फेल हो जाए या कोर्ट या सरकार कोई कंपनी है, भले ही वो प्राइवेट कंपनी हो, उस कंपनी को डिसॉल्व कर दे या उस कंपनी को समाप्त कर दे, तो उसका जो एसेट जो बचेगा जिसके ऊपर किसी ने क्लेम नहीं किया है, वो भी आपके बोना वैकेंसिया के तहत केंद्र या राज्य सरकार के अधीन चले जाते हैं। एस्टीट के मुकाबले यानी कि राजगामी के मुकाबले जो बोना वैकेंसिया है वो एक बड़ी टर्म है, यानी कि एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। एस्टीट में हम लोग देख रहे थे वही प्रॉपर्टी केंद्र और राज्य सरकार के पास जा रही थी, यानी कि जिसका जो मालिक है वो बिना वसीयत के या बिना लीगल ईयर के या बिना उत्तराधिकारी के आदमी मर गया, उसकी प्रॉपर्टी केंद्र और राज्य सरकार के पास थी। लेकिन बोना वैकेंसिया एक बड़ी टर्म है, इसके अंदर वो हर वो चीज़ जिसका कोई मालिक नहीं है, यानी कि जो पहले से मौजूद है, वो इसके अंदर शामिल है। बोना वैकेंसिया के तहत जब 1947 में माइग्रेशन हुआ, बहुत सारे लोग इंडिया से पाकिस्तान गए, तो वो लोग अपने पीछे जो प्रॉपर्टी छोड़ गए, तो वो ना तो एस्टीट के तहत और ना ही लैप्स के तहत केंद्र सरकार के पास आई। वो प्रॉपर्टी जो है केंद्र और राज्य सरकार ने बोना वैकेंसिया का उपयोग करते हुए उसको अपने अधिकार में लिया, क्योंकि वो अनक्लेम्ड प्रॉपर्टी थी, यानी कि उनके मालिक वहाँ पे क्लेम करने वाले नहीं थे। फिर बाद में उन्हीं प्रॉपर्टी को जो है जो लोग पाकिस्तान से यहाँ पे आए इंडिया में, जिनके पास कुछ नहीं था, उनको सरकार ने अलॉट कर दिया। तो ये बोना वैकेंसिया का एग्जाम्पल है। तीसरा तरीका जिसके द्वारा जो प्रॉपर्टी है, तीसरा तरीका जिसके द्वारा प्रॉपर्टी केंद्र या राज्य सरकार या केंद्र सरकार एक्वायर कर सकती है, वो है आपका ओशन वेल्थ, यानी कि सागरीय संपदा। ओशन वेल्थ के बारे में ध्यान देने योग्य बात यह है कि समुद्र के नीचे, यानी कि जो ओशन वेल्थ है, समुद्र के नीचे जो भी प्रॉपर्टी है, चाहे वो समुद्र के नीचे की ज़मीन है या कोई मिनरल है या कोई भी और वैल्यूएबल आइटम मिलता है, वो सब केंद्र सरकार में निहित होता है। राज्य सरकार का इसमें कोई दावा नहीं होता। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। अब एक या दो टर्मिनोलॉजी है, शब्द है, जैसे कि टेरिटोरियल वाटर का इस्तेमाल किया गया है, जिसको क्षेत्रीय जल बोलते हैं। इसकी दूरी, जब हम लोग समुद्र के किनारे ज़मीन के आखिरी हिस्से पे खड़े हैं और वहाँ से अगर हम 12 नॉटिकल माइल्स तक की दूरी मापते हैं, तो वो टेरिटोरियल वाटर उसको कहा जाता है, क्षेत्रीय जल। और दूसरा वर्ड है एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, यानी कि अनन्य आर्थिक क्षेत्र। समुद्र के किनारे जो भारत की ज़मीन है उस पर खड़ा होकर हम लोग अगर 200 नॉटिकल माइल्स की दूरी तक के क्षेत्र को नापते हैं, तो वो अनन्य आर्थिक क्षेत्र होता है, यानी कि जो लगभग 23 लाख स्क्वायर किलोमीटर बैठता है भारत के केस में। तो वो जो सारा क्षेत्र है वो केंद्र सरकार में निहित होगा, ना कि राज्य सरकार में। और ये ऐसा संविधान के अनुच्छेद 297 297 में लिखा गया है। अब 4 और 5 को देखते हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ, यानी कि विधि के द्वारा अनिवार्य संपत्ति का अनिवार्य अधिग्रहण। जैसा नाम से ही स्पष्ट है कि प्रॉपर्टी का वो एक्विजिशन जो संसद या राज्य का विधानमंडल
कानून बना के किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर करता है तो उसको एक्विजिशन बाय लॉ बोलते हैं। और ये कंपलसरी है, यानी कि अगर इसमें प्रॉपर्टी के मालिक जो है अगर वो इससे सहमत हैं या सहमत नहीं भी है तो भी सरकार जो है उनकी इच्छा के विरुद्ध उनकी प्रॉपर्टी को एक्वायर कर सकते हैं, इसीलिए इसे कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ बोलते हैं। इसका एक उदाहरण जो है संसद के द्वारा बनाया गया कानून है, जिसे कि लैंड एक्विजिशन रिहेबिलिटेशन एंड रीसेटलमेंट एक्ट 2013 है। इस कानून के तहत सरकार ने जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की है वो ज़मीन के मालिकों की, यानी कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उसको एक्वायर किया है, चाहे उनकी इच्छा हो या उनकी इच्छा ना हो। जो ये एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लॉ, ये जो मेथड नंबर 4 हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ये 1974 तक बहुत बड़े डिस्प्यूट का कारण रहा, क्योंकि जो हमारा ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें आर्टिकल नंबर 19(1) ये बोलता है कि जो फंडामेंटल राइट है, आपका मौलिक अधिकार है कि कोई भी व्यक्ति प्रॉपर्टी को खरीद सकता है या उसको रख सकता है। और दूसरा आर्टिकल 31 है जो ये बोलता है कि किसी भी व्यक्ति को कानून की समुचित प्रक्रिया यानी कि ड्यू प्रोसीजर ऑफ लॉ के बिना उसकी प्रॉपर्टी से बाहर नहीं निकाला जा सकता, और अगर निकालते हैं तो उसको जो है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। और सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है ऐसे किसी भी रूल को जो फंडामेंटल राइट या मूलभूत अधिकार है उसका उल्लंघन करती है, उस कानून को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर जो राज्य सरकार है या केंद्र सरकार है उसको देश के विकास के लिए और अन्य चीज़ों के लिए ज़मीन की ज़रूरत थी, तो उसे प्रॉपर्टी को एक्वायर करना पड़ता था। तो बार बार जो है कोर्ट में चलने वाले केसेस और उसकी वजह से एक दुविधा की स्थिति बनी हुई थी। यानी कि 1974 से पहले, 1974 से पहले जो भी प्रॉपर्टी जो है वो सरकार एक्वायर करती थी तो वो हर उस प्रॉपर्टी के लिए कंपनसेशन या मुआवजे का प्रावधान था, उसको मुआवजा देना पड़ता था, क्योंकि जो है फंडामेंटल राइट का वायलेशन था। इसीलिए इससे बचते हुए सरकार जो है वो 44वां संविधान संशोधन 1978 लेके आई। उसमें आर्टिकल 19(1) और 31 जो है, यानी कि जो फंडामेंटल राइट था 19(1)(f) के तहत, और जो 31 आर्टिकल अनुच्छेद है उसको समाप्त किया सरकार ने और एक नया आर्टिकल 301 जोड़ा। अब जो प्रॉपर्टी राइट है, राइट टू प्रॉपर्टी है, संपत्ति रखने का अधिकार, उसको एक विधिक अधिकार बना दिया, यानी कि एक लीगल राइट बना दिया फंडामेंटल राइट की श्रेणी से हटा के। और इसके तहत अब जो 2 प्रोविज़न जोड़े गए, यानी कि सरकार ने जो पहले हर मामले में कंपनसेशन देती थी, कानून बनाकर जो ज़मीन अधिग्रहण करते थे, अब उनको ख़त्म करके सिर्फ 2 केस में ही कंपनसेशन दिया गया। यानी कि अगर सरकार कानून एक्विजिशन बाय लॉ करती है, कंपलसरी एक्विजिशन बाय लॉ, विधि द्वारा अनिवार्य अधिग्रहण, तो उसमें सिर्फ 2 केस के अंदर ही मुआवजे का प्रावधान रखा गया। सबसे पहला तो ये था कि अगर सरकार वो जिस ज़मीन को एक्वायर कर रही है वो ज़मीन किसी अल्पसंख्यक संस्थान की है, यानी कि लैंड ऑफ माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन, और दूसरा जो है जिस ज़मीन को सरकार एक्वायर कर रही है वो किसी खेती की भूमि है, यानी कि किसी कृषक की भूमि है, और वो ज़मीन विदिन द सीलिंग लिमिट है, यानी कि सरकार की विधिक सीमा के अंतर्गत है। इसको समझने के लिए हम लोग देखते हैं कि जब देश आज़ाद हुआ तो देश में ज़मींदारों के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन थी, और जो किसान असली में खेती करते थे उनके पास ज़मीन नहीं थी, यानी कि वो लैंडलेस थे। तो सरकार एक कानून लेके आई जिसमें सरकार ने एक परिवार के ऊपर, यानी कि जो एक फैमिली खेती करती है उसकी ज़मीन की लिमिट को फिक्स कर दिया। यानी कि फॉर एग्जांपल हम मानते हैं कि 6 एकड़ या 7 एकड़ पर फिक्स कर दिया कि एक परिवार 7 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन नहीं रख सकता। उसके बाद जो ज़्यादा ज़मीन थी, जिनके पास, ज़मींदारों के पास ज़्यादा ज़मीन बच गई थी, उनकी ज़मीन सरकार ने अपने कब्जे में ली, और जिन लोगों के पास ज़मीन नहीं थी और खेती कर रहे थे उन लोगों में बांट दिया। तो जो सीलिंग लिमिट वाली बात है, तो इसमें यह है कि मान लीजिए सरकार ने जो कानून बनाया है और जिस किसान की ज़मीन को एक्वायर आपने किया है उसकी ज़मीन उस विदिन सीलिंग लिमिट में आ रही है, यानी कि उसके पास 6 या 7 एकड़ जो कानून बना था उसके अंदर आ रही है, तो आपको इन 2 केसेस में उस व्यक्ति को मुआवजा देना होगा। उससे पहले जो हर केस में कंपनसेशन देते थे, ये प्रोविज़न 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत समाप्त कर दिया है। तो फिर से हम लोग देखते हैं कुछ बातों के बारे में। जो कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लॉ है ये आर्टिकल 301(a) के तहत है। और दूसरी बात, इस एक्विजिशन में, इस अधिग्रहण में ज़मीन मालिक की कंसेंट की या उसकी सहमति की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और उस व्यक्ति की ये मजबूरी है कि वो ज़मीन जो है उसे सरकार को देनी होगी। इसके अंदर जो कुछ
बल या फोर्स जैसी स्थिति दिखती है, तो इस केस में आर्टिकल 14 और 19 से संबंधित बहुत सारे केस फाइल किए गए हैं, यानी कि जुडिशियल स्क्रूटनी की, न्यायिक जांच की इसके अंदर बहुत ज़्यादा संभावना रहती है। अब जो पांचवा तरीका और आखिरी है जिसके द्वारा केंद्र सरकार या राज्य सरकार प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकती है संपत्ति, वो है एग्जीक्यूटिव पावर के द्वारा, यानी कि कार्यकारी एक्शन से संबंधित है। इसके बारे में संविधान का अनुच्छेद 298 बड़ा महत्वपूर्ण है। आर्टिकल 298 इसके बारे में बोलता है कि द स्टेट हैज़ राइट टू कैरी ऑन ट्रेड, एक्वायर, होल्ड एंड डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि सरकार के पास ये अधिकार होगा कि वो व्यापार या व्यवसाय कर सकती है, किसी प्रॉपर्टी को एक्वायर यानी कि उसका अधिग्रहण कर सकती है, होल्ड उसे अपने पास रख सकती है, या फिर डिस्पोज ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि उस प्रॉपर्टी का प्रयोग कर सकती है, उसका निस्तारण कर सकती है। इसके तहत जो स्टेट है, राज्य है, सरकारें एक आदमी या बिजनेसमैन की तरह लोगों से डील करती है। इसके तहत जो भी प्रॉपर्टी एक्वायर की जाती है उसमें लोगों की सहमति ली जाती है, इसके लिए कोई कानून नहीं बनाया जाता। और इसमें जो ज़मीन का मालिक है, ओनर है, उसके पास ये उसकी इच्छा होती है, यानी कि उसकी कंसेंट के ऊपर है। अगर वो प्रॉपर्टी अपनी बेचना चाहता है तो ठीक है, वरना उसके ऊपर ऐसा कोई दबाव नहीं होता। यानी कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल ट्रांजैक्शन है, सरकार ज़मीन बेचने वाले के साथ एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करती है जिसमें जो भी प्रॉपर्टी का रेट मार्केट के हिसाब से उसको पैसा दिया जाता है। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं कि चाहे जब सरकारें रोड बनाने के लिए या किसी और काम के लिए ज़मीन की एक्वायर, हॉस्पिटल या बस स्टैंड बनाने के लिए ज़रूरत होती है, तो जैसा हम सुनते हैं कि मार्केट रेट या कमिश्नर रेट के हिसाब से जो भी 2 या 3 गुना पैसा जनता को दे के उस ज़मीन को एक्वायर किया जाता है। इस केस में चूँकि जो भी ट्रांजैक्शन हो रही है, ज़मीन का जो भी अधिग्रहण हो रहा है, वो सामने वाले की सहमति से है और इसमें कोई सामने वाले को फोर्स नहीं किया जा रहा, तो इसमें कोर्ट से संबंधित केस यानी कि जुडिशियल स्क्रूटनी, न्यायिक जांच की बहुत कम स्कोप इसमें बचता है। इसमें खरीदने के अलावा कई और माध्यम भी है, जैसे कि आर्टिकल 298 के तहत सरकार किसी ज़मीन को खरीद भी सकती है या किसी व्यक्ति से गिफ्ट ले सकती है, क्योंकि हम लोग बहुत बार सुनते हैं कि कुछ लोग जो है वो सरकार को अपनी ज़मीन गिफ्ट कर देते हैं कि यहाँ पे अगर स्कूल बन रहा है या पब्लिक यूटिलिटी की कोई जगह है तो गिफ्ट के थ्रू ये 298 के तहत होता है। दूसरा, सरकार किसी ज़मीन को लीज पे ले सकती है या फिर किसी व्यक्ति के साथ ज़मीन का एक्सचेंज यानी कि अदला बदली कर सकती है, ये सब 298 के तहत है। तो इसमें हमने सरकार की प्रॉपर्टी के बारे में देखा। जो नेक्स्ट पार्ट होगा उसमें हम लोग देखेंगे कि सरकार के जो कर्मचारी है, सरकार के विरुद्ध किस किस तरीके से केस किया जा सकता है, क्या क्या उन्मुक्तियां या इम्यूनिटी सरकार या इसके अधिकारियों के पास है। तब तक के लिए थैंक यू।